सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। आज एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमती इत्तेहाद को सख्त अल्फाज में चैलेंज किया और कहा कि गवर्नर राज या मार्शल लॉ लगाना है तो लगा ले, मगर हमारी हुकूमत को सियासी तौर पर नहीं गिरा सकते। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मुसलसल ऐसे दावे कर रहे हैं जो इस प्रोग्राम के जरिए हम भी आपके सामने रखते हैं। कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना उनके बाएं हाथ का खेल है। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आने वाली है? हम प्रोग्राम में इस बात का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला गंडापुर ने एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल भी आज बताया और कहा कि कारकुन तमाम शहरों और अजला में अलग अलग एहतजाज करेंगे। अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तरीक़ाकार PTI के काम आएगा या सख्त हुकूमती क्रैकडाउन का सामना एक बार फिर उनको करना पड़ेगा। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, एक तरफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ अवामी सतह के ऊपर भी एक बड़ा रद्द अमल सामने आ रहा है। इस सब के दौरान आज बड़ी खबर ये सामने आई कि बाजौड़ के 16 इलाकों में कलअदम TTP के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों ने टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया और वहाँ पर 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले ही हमने देखा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन की मुखालफत कर चुके हैं, जबकि PTI की सूबाई तंजीमी कमेटी ने भी सूबे में किसी भी तरह के सिक्योरिटी ऑपरेशन की मुखालफत की है। जबकि दहशत गर्दी से मुतासरा जो मकामी अफराद हैं उन्होंने कल एक धरने का आगाज़ किया जिसमें उन्होंने दहशत गर्दों से ख़ुद ये मुतालबा किया कि वो अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म करें और यहाँ से चले जाएँ वादी तीरा से। ताज़ा खबरें ये हैं कि कलअदम TTP ने उनसे वक्त मांगा है इन मकामी लोगों से कि वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगे और उसके बाद मकामी लोगों को और इस धरने में आकर जवाब देंगे। जिसके बाद जो मकामी अफराद हैं उन्होंने आर्जी तौर पर इस धरने को मौखर तो किया है, ख़त्म नहीं किया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है। दहशत गर्दी जैसे संगीन मसले के खात्मे के लिए भी विफाक और सूबे में हमें इत्तफाक़ राय बुनियादी मामले के ऊपर भी नज़र नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं। हमें इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ मामलात को आप देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बैरिस्टर साहब, पहले हम PTI के एहतजाज के लाहे अमल के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अब 5 तारीख आप लोगों ने कहा हुआ था जो कि एक नुक्ता अरूज होगा इस एहतजाज का, लेकिन बाकायदा लाहे अमल सामने नहीं है। ये नई बातें हमें क्यों सुनने को मिल रही हैं कि महमूद अचकज़ई साहब लीड करेंगे या फ़ैसले करेंगे इस तहरीक के हवाले से और फिर लोग मुख्तलिफ शहरों के अंदर निकल कर एहतजाज करेंगे? आपकी अपनी क़यादत जिसने मोबिलाइज़ करना है लोगों को, वो क्या करेगी अगर महमूद अचकज़ई साहब लीड कर रहे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखें, अलायंस तो काफ़ी अरसे का मौजूद था और इसमें मुतअद्दिद जमातें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, मगर अलायंस के स्ट्रक्चर को PTI ने इस साल डेढ़ के पीरियड में इतना इफेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं किया। और जिस तरह पास्ट में देखा, जब पीपल्स पार्टी भी परेशानी में थी तो क्या नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब अलायंस को लीड कर रहे थे। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी होती हैं एक मकसद के लिए, और इस वक्त मकसद क्या है कि पाकिस्तान में सिविल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए जो है ना सब इकट्ठे हैं और सब उस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं। लेकिन ये इत्तेहाद में शामिल लोग कह चुके थे कि हमारे लिए तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का एक ब्रॉडर इशू था, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ अपने बानी की रिहाई करवानी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह चुके हैं कि सिर्फ एक शख्स की रिहाई को मद्देनज़र रख के कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। सब तो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि वो लास्ट पर्सन होंगे जो बाहर आएंगे। उन्हें एक वर्कर की इस वक्त जो कैदो बंद की सूरतें फेस कर रहे हैं या उनके लीडरान जिन्हें अभी रिसेंटली सज़ाएँ हुई हैं, वो सब मुकदम हैं और उनका वो मुकदमा लड़े हैं। देखें, उनकी कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं, वो इस मुल्क के राइट्स के लिए ये तगोदाव कर रहे हैं, जेल फेस कर रहे हैं। वरना देखें, पास्ट में लीडरशिप 50 रुपए के स्टैम्प पेपर भी तो बाहर जाती रही। अब किसी गैर मुल्की इंटरवेंशन की वजह से भी लीडरान तो अब महमूद अचकज़ई साहब के सामने भी PTI ने यही एजेंडा रखा है कि मकसद ब्रॉडर है या फिर अपने रहनुमा और अपने कायद और उनकी कारकुनान की रिहाई है? देखिए, 31 और यकम को नशिस्त होंगी। आज भी अगर आप देखें, शेरपाव साहब गए हुए थे मुस्तफ़ा नवाज़ साहब के घर, बैठकें हो रही हैं। अब ये 2 दिन की बैठक होगी और उसके बाद फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा लाए अमल के किस तरह से इस एहतजाज को कैरी फॉरवर्ड करना है। मगर एक चीज़ इमरान खान साहब बड़े क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि इस दफ़ा हमने इस्लामाबाद नहीं आना, और वो फॉर ऑब्वियस रीज़न कि पहले हमने शोहदा की लाशें उठाई हैं, दोबारा
उस तरह का मौका हमने नहीं देना और इंशाल्लाह ताला एक ब्रॉडर एहतजाज होगा। और ये नहीं है कि 5 फरवरी को चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये एक कंटिन्यूस ऑन गोइंग तहरीक है, तहरीक की सेंस में उसको लिया जाए। इख्तियार वली साहब, ये एक लाहेअमल है जो PTI आप सामने रखती है कि मुख्तलिफ शहरों ज़िलों के अंदर एहतजाज होगा। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि एक अवामी सेंटिमेंट भी है, पेट्रोलियम प्राइसेस, चीनी के हवाले से जो एक पूरा स्कैंडल की सूरत हाल बन गई उसके हवाले से। तो आप लोग थ्रेटन महसूस नहीं करते कि कहाँ कहाँ क्रैक डाउन करेंगे अगर मुल्क भर के अंदर PTI के कारकुनान निकल आए जिस तरह आइडियली ये लोग सोच रहे हैं, और इसके साथ महमूद अचकज़ई साहब अगर उसको लीड कर रहे हों तो वो भी एक बड़ी मौसर आवाज़ है पाकिस्तानी सियासत की। मुश्किल नहीं हो जाएगी इस बार हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब। देयर इज़ नो नीड टू बी फील थ्रेटन ऑफ एनीवन जो ख़ुद इस वक्त मैं क्या कहूँ कि किस चीज़ की अलामत बन चुके हैं, उनसे क्या खौफ। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इसी से अगर शुरू कर लेते, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द तहरीक थिंग एंड 5 अगस्त 5 अगस्त तो मोहम्मद बिन कासम और मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो खालिद बिन वलीद और तारिक बिन ज़ियाद मेरे ख्याल में नहीं आ रहे हैं। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट, लाइक 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, मदीने की रियासत, नया पाकिस्तान और पता नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, ये उसी तरह एक स्टंट था। वो नहीं आ रहे। वो ऐलान करना भी ऐसा ही था अब सा कि वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो उन पर एक अदम एतमाद था। और आज अगर महमूद अचकज़ई की बात मुझे अगर आप इजाज़त दें, उनके बेटों की मैं इख्तियार साहब, जो इमरान खान के साहिबजादों के आने का ऐलान हुआ उसने और तो कहीं कोई इतनी डिबेट को जनरेट नहीं किया जितना हुकूमती रद्द अमल ने उसको इंपॉर्टेंस दे दी थी। तो आप लोगों ने क्यों इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया था जब अगर आपको लगता है कि उन्होंने आना नहीं था? हमने तो उस पर कोई इतना ज़्यादा डिबेट नहीं किया था। मेरे ख्याल में इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माय स्टेटमेंट्स तो मैंने तो ये खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया था कि मैं वेलकम भी करूंगा, मेरी तरफ से मैं उनको पिज़्ज़ा भी भेजूंगा, बर्गर भी भेजूंगा और टिक्के भी भेजूंगा, मैं खाना भिजवाऊंगा। दीगर वज़रा ने तो गिरफ्तारी की धमकियां दे दी थी। दरखास्त होगी, गिरफ्तारी तो मैंने देखो वो तो आधी बात रह गई ना। हमने ये कहा कि अगर 26 नवंबर वाली सियासत के वो उसका हिस्सा बनेंगे, कश्तो खून का बाजार गर्म जो करना होता है उसका वो हिस्सा बनेंगे, तो फिर जो है ना लॉ ऑफ द लैंड वो फिर हरकत में आता है। और वो उसमें फिर कोई शहजादा नहीं होता, कोई शहजादी नहीं होती, फिर कोई जी मोहतरम नहीं होता, फिर उसके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आता है। सबसे पहले बात यह है कि मूवमेंट इनकी कोई नहीं चल रही कुछ भी। ये महमूद अचकज़ई की बात को इफ़ यू आर लिंकिंग इट विद नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान तो देखें उस वक़्त हालात कुछ और थे। उस वक़्त मुल्क में परवेज़ मुशर्रफ का एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ था। उस वक़्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो एक प्लेटफार्म पर थी। आज आपके साथ कौन है? अपोजिशन में JUI बैठी है, वो भी आपके साथ नहीं है। ANP हमारी अपोजिशन में है, वो भी आपके साथ नहीं है। जमात इस्लामी हमारी अपोजिशन में है, वो भी आपके साथ नहीं है। आपके पास कौन है? एक आप ही हैं और 8 धड़े आपकी अपनी जमात में हैं। तो अगर आप इसको एक पार्टियों का ऐलान समझते हैं तो आपकी मर्ज़ी। देयर इज़ नोबडी जो आपके साथ बैठे, बिकॉज आपकी जमात में कौल और फैल का बहुत बड़ा मसला है। और तहरीक चलाने वाले जो होते हैं ना वो ऐसी बातें नहीं करते, वो फिर तहरीक चलाते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचते कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पंजाब आपके साथ निकल नहीं रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, बलूचिस्तान में आपका कुछ है नहीं, सिंध में आपका कुछ बचा नहीं। एक खैबर पख्तूनख्वा में जितनी ये आपने बात की ना, अगर किसी पॉकेट में कहीं पे कुछ लोग इकट्ठे हुए तो उसको लेके अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो शौक़ से कीजिए। लेकिन मैं आपकी तहरीक और आपके जलसों से पहले आपको बता दूं कि वहाँ पर आपकी जितनी एक्टिविटीज़ होंगी वो सरकारी होंगी। TMA के मुलाजिमीन को इकट्ठा किया जाएगा, वहाँ पर सरकारी मुलाजिमीन को इकट्ठा किया जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। या ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपका माजी में हमने देखा था कि महाजर कैंपों से अफ़गान महाजरीन को 5,000 से लेकर 10,000 रुपये की दिहाड़ी देकर आप उनको बुला लेंगे। मेरे ख्याल में तहरीक चलाने के लिए सबसे पहले एक इनकलाबी एजेंडा देना पड़ता है जो अभी तक आप नहीं दे सकते। आपके पास इसके अलावा कोई भी बात नहीं है कि हमारे लीडर को आप रिहा कर दें। लीडर को अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई कामयाब जलसा कर लेंगे और उसके ज़रिए आप रिहा कर लेंगे, आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, तो सर चले मैं इख्तियार साहब आपसे पूछूंगी कि एहतजाज के अलावा फिर क्या तरीका हो सकता है लीडर को रिहा करवाने का?
عدالتوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت ہی تحفظات رکھتے ہیں نظام انصاف کے حوالے سے پی ٹی آئی. نیائی صاحب, عدم اعتماد کے حوالے سے بار بار گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ کسی صورت یہ سیاسی طور پہ عدم اعتماد نہیں لے کے آ سکتے. کیا ضرورت ہے ان کو گورنر راج یا اور کسی قسم کا کوئی نظام لے کے آنے کی, جبکہ آپ کے اب سینٹ الیکشن میں بھی دیکھ لیا کہ اپنے لوگوں کے اندر جو تقسیم ہے, اختیار ولی صاحب بھی بات کرے اور ہمیں نظر آتا ہے حکومت کو بہت کانفیڈنس دیا آپ لوگوں کے اپنے حلقوں کے اندر جو تقسیم ہے اس نے. آج بھی بآسانی وہ کہتے ہیں 22 سے 26 27 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ انگیج کر رہے ہیں عدم اعتماد, ہم آسانی سے لے کر آ کر اس کو پاس کر سکتے ہیں. دیکھیں, اختیار بھائی نے بات کی کہ جی ہم لوگ اس وقت اکٹھے ہوئے تھے اعلانیہ مارشل لاء کے خلاف. دیکھیں ملک میں ابھی کیا صورتحال ہے. دیکھیں جو جبر کا نظام 8 فروری کے الیکشن کی صورت میں بنا, جب ایک پارٹی سے آپ 100 سیٹیں چھین لیں, اس 100 سیٹیں چھیننے کے بعد آپ مرضی کی آئینی ترمیم کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عدالتوں کو اپنے تابع کر لیں اور پھر ایسے فیصلے لیں کہ ایک ہفتے کے اندر 3 MNA PTI کے ڈی سیٹ ہو جائیں, تو یہ آپ کو کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. بات ہے جب اس طرح کا ماحول ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اس ملک میں آئین بحال ہے, کیا سول رائٹس لوگوں کے بحال ہیں, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی محدود ہے KPK تک؟ بلوچستان آپ کو جلتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ بلوچستان میں حکومت ہوتے ہوئے بھی حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. آپ بات کر رہے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے گا. بھئی یہ قانون مجھے چینی مافیا کے خلاف تو حرکت کرتے ہوئے نہیں نظر آتا. یہی قانون جب انٹرم گورنمنٹ جو ہے نا $1 بلین کی گندم امپورٹ کرتی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, صرف اپنے ذاتی کک بیکس کے لیے, ساری چیزوں کے اراؤنڈ اپنی سیاست آپ لوگ کر نہیں سکے. دیکھیں وہ جس کے لیے الفاظ اختیار صاحب نے استعمال کیے انقلابی بیانیہ کو نہیں بنا سکتے. ساری چیزوں کو ملا کے KPK کی گورنمنٹ کو گرائیں گے تو کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں, وہ 22 سے 27 لوگوں کے حوالے سے 22 سے 27 نہیں, انہیں بتائیں ان کی جنرل سیٹیں کتنی ہیں, یہ کتنی سیٹیں جیت کے آئے ہیں. انہیں 26 سیٹیں تحفے میں دی گئیں, 28 کے 26 ہیں جو تمام ریزرو سیٹیں عورتوں کی, 4 ریزرو مائنورٹیز کی دی گئیں, پھر جا کے وہ بھیک کی سیٹیں لیے کہ یہ 53 کی تعداد پہ پہنچے. کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, اس میں کوئی اصول بے شک کار فرما ہو یا نہ ہو. دیکھیں چانگا مانگا کی سیاست ہو, سندھ ہاؤس کی سیاست ہو, وہ تو ان کا ہمیشہ سے یہ راہ ہے وتیرہ, کیونکہ یہ سیاست کس چیز کی کر رہے ہیں. آپ کو خدشہ ہے اپنے لوگوں کے حوالے سے؟ ہمیں کوئی خدشہ عدم اعتماد کی صورت میں ان کے ساتھ مل جائیں گے. دیکھیں عدم اعتماد نہیں, جب جبر کا نظام ان کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں, ہمارے بندوں کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, تو کرتے کرتے چاہے اس طرف لے جائیں. ایسے عناصر لیکن موجود ہیں آپ کی. دیکھیں یہ گورنمنٹ کو گرا بھی دیں, اس سے حاصل کیا کریں گے؟ آج خیبر ان کے ہاتھ میں جو ہو رہا ہے باجوڑ میں, اس کا ان سے پوچھے نا کہ دیکھیں ان خون کا کون حساب دے گا. میں اسی طرف لے کے آتی ہوں, لیکن اختیار صاحب پہلے مختصراً آپ بتائیے گا عدم اعتماد خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف آپ لوگ لانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اس کی کرسی اس وقت 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے, اور 3 ٹانگوں پہ کرسی کتنی دیر کھڑی رہتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے, کسی وقت بھی گر سکتی ہے. ہم پھر کہتے ہیں ہم آپ کی حکومت گرا نہیں رہے, ہم صرف اس کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اس میں زیادہ کوئی ٹائم نہیں لگنا. کوئی غیر قانونی, غیر آئینی, غیر دستوری کام ہم نے کرنا نہیں ہے آپ کے ساتھ. ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے, ہماری صفحے اس میں مکمل اعتماد بھی ہے اور اس میں رابطہ بھی ہے. جس دن آپ کی حکومت گرے گی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر ہم اعتماد کا ووٹ کس طرح لیتے ہیں, اور آپ کی حکومت گرنے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا. 1 نمبر 2, آپ کی حکومت اس وقت صرف صوبے کی نہیں, پاکستان کی تاریخ کی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ گندی ترین حکومت ہے. اتنی گندی ترین حکومت ہے کہ جس سکینڈل کو ہاتھ لگا اس میں سے 200 ارب روپے کے سکینڈل نکل رہے ہیں, اور سارے تانے بانے آپ کی قیادت, آپ کی مرکزی قیادت اور آپ کے CM تک جا کے پہنچتے ہیں. آپ کے وزیر خزانہ اس میں ملوث ہوتے ہیں, اور صوبہ جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہا ہے. جو وہاں کے حاکم ہے, جو گزشتہ 13 سال سے حکومت میں, ایک کسائی جو ننگے پیر آیا ہوا تھا اسمبلی میں, آج وہ ارب پتی بن گیا. 22 ارب روپے کے اس نے ایسٹس ڈکلیئر کر دیے ہیں. ایک وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جس کے پاس میرے خیال میں چند ہزار روپوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا, وہ کھرب پتی بن گیا ہے. پشاور میں سیرینا ہوٹل آپ کی پارٹی کے لوگوں نے خرید لیا ہے. آٹے کی دکان چلانے والے آج کھرب پتی بن گئے. اندازہ کریں کہ یہ آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ یہ آپ کی پرفارمنس ہے. اور ابو آل اس وقت خیبر پختونخوا میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے
दैट इस पीटीआई एंड अली यमीन गंडापुर हुकूमत के उसको सपोर्ट भी कर रही है और उसके पीछे उनकी शरारत भी शामिल इस पे आप इस वक्त जितने इस पे आप ऐड कर लें हो रही है। इख्तियार साहब, मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, इस पे मैं आप दोनों का पॉइंट चाह रही हूँ। इख्तियार साहब, इस पे आप ऐड कर लें। एक मौक़िफ़ है पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का, और वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन के भी हम खिलाफ हैं, वहाँ से अफवाज का भी इनखला किया जाए, पुलिस को इख्तियारात दिए जाएँ, एफसी के हवाले से भी वो कहते हैं उसको सूबाई सतह के ऊपर वापस लाया जाए। इन तीनों जो उनके मुतालबात हैं उसको आप कैसे देखते हैं? अब्सा काउंटर टेररिज्म के लिए इनको हमने 500 अरब रुपए दिए थे, 500 अरब रुपए। वो पैसे ये लोग खा खू गए। पिस्तौलें नहीं खरीदी, सिक्योरिटी जैकेट्स नहीं खरीदी, मोबाइल नहीं खरीदे, नाइट विजन वेपन्स उनको नहीं लेके दिए। और अलबत्ता इन्होंने जो किया वो ये किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मेन शाहराहों से पुलिस को वापस बुला के उनकी पेट्रोलिंग बंद करा दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने टेररिस्ट को इंपोर्ट करके उनको बाकायदा इजाज़त दी। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हम इनको दफ्तर बना के दे रहे हैं, दफ्तर बनाए, यहाँ पे आए, फंड्स लें, फैसिलिटेट करेंगे, एंड दिस इज़ व्हाट दे डिड। और ये लोग यही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आई बिलीव के इनके होते हुए ना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मजबूत होगा, ना टेररिज्म खत्म होगा, ना ये करप्शन खत्म होगी, और ना ही सूबे में अमन बहाल हो सकता है। मैनियाई साहब, ये जवाब अगर बनाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी, तो हम देखते हैं आप लोगों को खुद भी चैलेंजेस का सामना यकीनन है, क्योंकि गैर मामूली दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। लेकिन अब आज एक टारगेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया गया बाजोड़ में। एक तरफ ये एक राय पाई जाती है कि इस कदर दहशतगर्द आबादी के अंदर आबाद हो गए हैं कि उस पर रियासत को एक रद्द अमल तो देना होगा, लेकिन लोकल्स का भी एक मौक़िफ़ है, वो ऑपरेशन के खिलाफ है, उनका एक माजी का एक ट्रॉमा उसके साथ अटैच है। पीटीआई ऑपरेशन की मुखालफत किन बुनियादों पर कर रही है? देखिए, अभी तक हिस्टोरिकली उठा के देख लें, तकरीबन 22 एक ऑपरेशन हो चुके हैं, ठीक है। तो सक्सेस किधर है? प्रॉब्लम कहीं तो लैग कर रही है ना, कि आपका एक 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, पोरस बॉर्डर है, हर दफ़ा दहशतगर्द क्यों आसानी से आ जाते हैं? आप क्यों नहीं, जिस तरह इमरान खान ने कहा कि अपना फेंस नेबर के साथ मेंड करते, क्यों आपका नेबर इस वक्त उनकी अमाजगाह बना हुआ है कि दहशतगर्द इतने फैसिलिटेट हो गए हैं कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि वो वहाँ जाके मशवरे के लिए कर लेंगे। नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है ना। बात है कि ये जिसका हवाला दे रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स करें, वो शहबाज शरीफ ने रीएलोकेट कराए हैं। बात है क्यों नहीं वो फोर्थ कमिंग होते? बात है इस तरह ब्लैंकेट कह दें कि जी इमरान खान के दौर में तो नूरुल हक कादी साहब और मुराद सईद ने ओपनली इसकी मुखालफत की थी और इनकन्क्लूसिव रही, और कौन ब्रीफिंग देने वाले थे उनके भी नाम लें। बात है कौन चाह रहे थे कि ये रीसेटल हो, हम बात पूरी नहीं करते। बात है कि जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है वो किसी के पीछे छुपना आज नहीं जो चाहिए। चीज़ें हो रही हैं, कल को सवाल तो हम करने की जरूरत तो शहबाज शरीफ साहब से ही कर सकते हैं। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे जो अपने आप को निस्बतन बड़ा इन मामलात के हवाले से ओपिनियनेटेड करार देते थे। इसमें देखें, उन्होंने हमेशा कहा कि नेबर्स के साथ लड़ाई नहीं हो सकती, और आज देखें कि आज आपका अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रुका हुआ है, तो उसका आपको ब्रंट फील हो रहा है ना कि आप सारी जितनी एशियन स्टेट्स हैं उनसे कट ऑफ हुए हैं तिजारत के वाइज, क्योंकि $8 बिलियन का ट्रेड खाली आपका इस बॉर्डर पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करनी है। जब तक आप ओवरऑल पॉलिसी नहीं तब्दील करेंगे, खाली अफगानिस्तान के कॉस्मेटिक विज़िट करके आ जाएं, उससे मसला नहीं हल होगा। देर पायरदार अमन तभी कायम होगा जब आप में विल होगी। जब आप खाली चाहेंगे कि अली अमीन को गिराना है तो वो आप आज गिरा लें, मगर ये कोई जो है ना इतना आसान सूबा नहीं है कि आप समझें कि जहाँ आप लोग भी आपके मुखालिफ हों, जहाँ दहशत गर्दी भी हो, जहाँ अफगानिस्तान के साथ भी मामला ठीक हों, आप एक दिन भी वो सूबा नहीं चला सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब और इख्तियार वली खान साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। यही नज़र आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और जो केपी की हुकूमत भी है इन जनरल, उनके ख्यालात में और वफाक के ख्यालात में इस इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से बहुत फ़र्क हमें नज़र आता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। आलमी सतह पर 2 आलमी ताकतों के साथ पाकिस्तान ने सिफारती तौर पर इंगेज किया है पिछले कुछ दिनों में। इसकी क्या अहमियत है, इस पर माहिराना राय आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क के खारजा ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुसलसल दो आलमी ताकतों यानी चीन और अमेरिका के साथ इंगेज कर रहा है। हमने देखा चंद रोज़ कबल दो अहम दौरे हुए। एक दौरा डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब का था, जिन्होंने अपने अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसके बाद अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म से दो तरफ़ा तिजारत को वुसअत देने और अहम मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने के ऊपर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ शराकत दारी और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनकी चीन का एक अहम सरकारी दौरा रिसेंटली हुआ, जिसमें चीन की सियासी और अस्करी शख्सियात के साथ उनकी अहम मुलाकातें हुई। इस हवाले से दोनों तरफ से जो एलामिये सामने आए हैं, उसके मुताबिक इन मुलाकातों में खित्ते और दुनिया की बदलती सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे और मुश्तरका जियो पोलिटिकल चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को जनूबी एशिया में अमन की ज़ामिन और एक मजबूत क़ुव्वत करार दिया। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो बड़ी आलमी ताकतें हैं, इनके साथ एक वक्त में पाकिस्तान इंगेज तो कर रहा है, क्या पाकिस्तान की जो सिफारती पॉलिसी है उसमें एक तवाज़ुन मौजूद है और एक मौजूदा जो सूरत हाल है उसको बरकरार कैसे रखा जा सकता है, दोनों मुल्कों से ताल्लुकात को बैलेंस करने के हवाले से एक देरपा पॉलिसी क्या हो सकती है। इसके साथ साथ भारत के हवाले से भी हम बात करेंगे, जिसने पाकिस्तान के मुखालिफ पाक भारत कशीदगी के बाद एक बयानिया बनाने के लिए दुनिया भर में अपने मुतादिद वफूद को भेजा, मगर नज़र ऐसा आता है कि न तो वो दुनिया को कायल कर सके, जैसा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारतीय मौक़िफ़ के बरअक्स अपने बयानात दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अब देखा गया कि भारतीय पार्लियामान के अंदर भी मोदी हुकूमत को इस वक्त सख्त तनकीद का सामना है और बड़े सख्त सवालात उनके सामने अपोजिशन की तरफ से रखे जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत आलमी सतह पर कहाँ स्टैंड कर। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की सीनियर साबिक सिफारतकार और साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान की जो दो हालिया इंगेजमेंट्स रही हैं अमेरिका और चीन में, और आला सतह के पाकिस्तान के जो शख्सियात हैं उन्होंने दौरे किए और मुलाकातें की, आपकी नज़र में कितना अहम है दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बैलेंस करके चलना, और आपको क्या हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की यही समत इस वक्त नज़र आती है? मेरा ख्याल है ये दोनों ही अहम दौरे थे। जो हमारे आर्मी चीफ का चाइना का दौरा था, मैं समझती हूँ वो किसी हद तक ज़्यादा अहम था, इसलिए कि ज़रूरत थी कि चाइना को ऑन बोर्ड रखें कि जो हाल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान की इंगेजमेंट है, ताकि उनको भी पूरी तरह से इल्म हो कि एग्जैक्टली पाकिस्तान क्या चाह रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है जो चीज़ हमें सामने रखनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी जो है वो चाइना है, अमेरिका नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान बेहतर ताल्लुकात ना चाहे या एक रीसेट ताल्लुकात का ना सीख करे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का जो विज़िट था, वैसे तो उनका विज़िट यूएन की था, इसलिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो ख़त्म होने वाली है जुलाई में ही थी, उसके दौरान उन्होंने प्रिजाइड किए एक दो इवेंट्स जो कि बहुत ही अहम थे पाकिस्तान के लिए। तो उनका दौरा मेनली तो यूएन फोकस था, लेकिन उन्होंने फ़ायदा उठाया कि वो अमेरिका में थे, और फिर उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो से भी मुलाकात हुई जो बहुत मुफीद रही। तो देखें, ये दोनों मुल्क जो हैं, दोनों मुल्क पाकिस्तान के लिए अहम हैं, लेकिन दोनों मुल्क डिफरेंट किस्म की नीड्स आप कह लीजिए या ज़रूरियात कह लीजिए या इंटरेस्ट कह लीजिए, वो रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करते हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस और इकोनॉमिक नीड्स जो है इट मीट्स दोज रिक्वायरमेंट्स। अमेरिका जो है उसका ज़ाहिर है ग्लोबल पावर है, उसकी जो इन्फ्लुएंस है अमेरिकन यानी कि इन्फ्लुएंस जो है IFIs में, IMF में, वर्ल्ड बैंक वगैरह में, जिसके साथ पाकिस्तान के ज़ाहिर है बहुत ही अहम ताल्लुकात या आप कह लीजिए डिपेंडेंस है। तो उस हवाले से भी ज़ाहिर है पाकिस्तान चाहता है कि वो ताल्लुकात जो हैं वो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री पे रहें। और फिर ये कि सदर ट्रंप के साथ एक ओपनिंग ज़रूर मिली है पाकिस्तान को, और वो ओपनिंग उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान ने
जो टेररिस्ट हैंड ओवर किया था, जैसे ही ट्रंप ने सदर प्रेसिडेंसी संभाली उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान was able to hand over a terrorist who was responsible for the bombing in Kabul during the American evacuation from Afghanistan. तो वो सदर ट्रंप के लिए बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा किया पब्लिकली अपनी स्पीच में जो उन्होंने कांग्रेस को दी। और उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हुई और ट्रंप ने एक रोल प्ले किया टू डिफ्यूज़ द क्राइसिस, उस पर भी पाकिस्तान ने ज़ाहिर है बढ़ चढ़ के अपनी ग्रैटिट्यूड पब्लिकली एक्सप्रेस की और कन्वे की टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू प्रेसिडेंट ट्रंप। और वो भी ज़ाहिर है उसने भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हमारे ताल्लुकात के लिए। अब हालिया दौरे में डार साहब ने एक मौके पर कहा कि पाकिस्तान के अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं उसको चाइना के लेंस से ना देखा जाए। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को चाइना के लेंस से ही देख रहा है, या एक और बात जो बार बार की जा रही है इन अहम तरीन मुलाकातों में वो तिजारत की बात है। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार तिजारत का जिक्र करते हैं, स्पेसिफाई करके भी बात की जाती है तो वो मिनरल सेक्टर में कोलैबोरेट करने के हवाले से भी की जाती है। मार्को रूबियो ने भी इसका जिक्र किया। सो आपकी नज़र में ये तिजारत का मामला भी एक अहम पहलू है अमेरिका के लिए इस वक्त पाकिस्तान को लेकर? देखिए, फ़िलहाल तो जो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो काफ़ी नैरो बैंडविड्थ पे मबनी है और वो है सिटी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पे। वो टेंजिबल हिस्सा है हमारे ताल्लुकात का। लेकिन कोशिश जो हो रही है वो ये है कि क्रिप्टो में और मिनरल सेक्टर में दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए। मगर अब देखना ये कि उसका आउटकम क्या निकलता है। मैं समझती हूँ अभी तो इट्स अर्ली डेज़, तो अभी तो कुछ कहना कबल उस वक्त होगा कि उसकी वजह से इस बायलैटरल रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट इंजेक्ट होगा। मैं समझती हूँ कि वील हैव टू वेट टू सी। जहाँ तक आपका सवाल जो बहुत अच्छा है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को चाइना के लेंस से देखता है, मैं समझती हूँ हाँ, काफ़ी हद तक अमेरिका ने पाकिस्तान को चाइना के लेंस से देखा है और इंडिया के भी लेंस से देखा, ये ना भूलें। अब ये ज़रूर है कि इस वक्त मुश्किलात हैं कुछ इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इज़ नॉट अमेरिकाज़ पार्टनर ऑफ चॉइस इन आवर रीजन। वो तो एक सूरत हाल जो है वो आपके सामने ही है। तो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जो है मेरा ख्याल है उनको मालूम है कि पाकिस्तान की रेड लाइन भी है इस हवाले से कि वो किसी कोalition या किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगा पाकिस्तान जो कि एंटी चाइना हो। तो ये तो अमेरिका को मालूम है। तो अब ये है कि इसके बाद कितनी स्पेस बचती है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, ये हम देखना है कि मुस्तकबिल में क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं। बिकॉज देखें, इंटरस्टेट रिलेशंस तो इंटरेस्ट पे मबनी होते हैं ना, वो अवार्ड किसी को देने पे तो नहीं मबनी होते या फ्लैटरी पे तो नहीं बेस्ड होते ना, दे आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अब देखना ये कि किस हद तक हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। चीन के साथ तो क्लियर है ना कि कहाँ हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। अमेरिका के साथ आई थिंक एक प्रोसेस ऑफ रीडिफाइनिंग रिलेशन से ही पता चलेगा कि कन्वर्जेंसेस कहाँ हैं और किस हद तक सब्सटैंटिव भी हैं। एक और डेवलपमेंट है, अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सरबराही में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के हवाले से कॉन्फ्रेंस जारी है। आप इसकी क्या अहमियत देखती हैं ऐसे वक्त में? देखें, ये एक तरीका है प्रेशर डालने का ट्रंप इंतज़ामिया में भी और इज़राइल पे भी, और इसमें बहुत सारे मुल्क पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ऐसे वक्त जबकि इज़राइल के वज़ीर आज़म ने तो एक 1 स्टेट सोल्यूशन इम्पोज करने की कोशिश की है और कर रहा है वो, तो इसको रीइंफोर्स करना कि जिस 2 स्टेट सोल्यूशन जिसमें कि ज़ाहिर है उसका मकसद और मतलब यही है कि एक आज़ाद कंटिगुअस फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जो कि टुकड़ों में ना हो और ना ही ऑक्यूपाइड हो, जिस पे कब्ज़ा ना हो इज़राइल का। तो इसको रीइंफोर्स करना इस आइडिया को तो अहम है, मैं समझती हूँ इस जंक्चर पे। ठीक, अब पाक भारत के तनाजुर में हमने देखा कि भारत की तरफ से
मुतादिद उन्होंने बड़े इंक्लूसिव किस्म के वफूद जिसके अंदर अपोजिशन भी शामिल थी उनको भेजा दुनिया भर में अपना नैरेटिव देकर, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि वो उनकी बात वो नहीं पहुंचा सके क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप बिल्कुल उसके बरअक्स बात करते हैं जो मोदी हुकूमत अपने मुल्क में बार बार कहती है कि सीज़ फायर के लिए अमेरिका ने कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन ट्रंप बारहा वही बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर साहिबा हम देख रहे हैं कि ख़ुद मोदी को अपनी पार्लियामान के अंदर अपोजिशन से सख्त तरीन सवालात का सामना है जिसके पास के बज़ाहिर जवाबात वो नहीं मुतमईन कर पा रहे उनकी अपोजिशन को। आपकी नज़र में इस वक्त बीजेपी हुकूमत को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कितनी एक ऑकवर्ड पोजीशन में आप देखती हैं? देखिए, मोदी हुकूमत ने इतने झूठ बोले और इतने फॉल्स नैरेटिव्स जो हैं अडॉप्ट किए इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान और उसके बाद कि जाहिर है उससे उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बहुत बड़ा धचका मिला। और अब भी जिस किस्म के झूठ बोले जा रहे हैं, आज ही बल्कि लोकसभा में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल ही यानी कि आप कह सकते हैं कि फैक्ट्स के ऑपोजिट थी, कॉन्ट्री टू द फैक्ट्स एंड टू रियलिटी। और फिर जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन ने तो खूब उनको लताड़ा और उनको बैकफुट पे किया। सो यस, मेरा ख्याल है डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी इंडिया हैज़ फेस्ड ह्यूज सेटबैक्स जो मैं समझती हूँ उनको शायद तवक्को नहीं थी कि इस तरह से होगा, मगर हुआ ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया लोधी साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जिस पे हम डॉक्टर साहिबा से बात कर रहे थे भारत की पार्लियामान के अंदर कितने मुश्किल सवालात मोदी के सामने रखे जा रहे हैं, मोदी हुकूमत के सामने, जिसके जवाबात काफ़ी मज़ाहिका खेज़ हैं, जिस पर डॉक्टर मलिहा भी मुस्कुरा रही थी। इसकी तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े और पाकिस्तान पर हमले के बाद जो एक उनके लिए सूरत हाल बनी और काफ़ी सुबकी का उनको सामना करना पड़ा, उसको मिटाने के लिए दुनिया भर में कई वफूद भेजे, लेकिन आलमी बरादरी ने, जैसा ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे उसके ऊपर कान नहीं धरे, जिसके बाद अपनी साख को बहाल करने के लिए और अपोजिशन के मुतअद्दिद दफ़ा ये मुतालबा करने के बाद पार्लियामान का इजलास बुलाया गया। ये हर बाबी बज़ाहिर नरेंद्र मोदी की हुकूमत के काम नहीं आया, बल्कि ये बैकफायर कर गया है। भारतीय लोकसभा के खुसूसी इजलास में मोदी हुकूमत को सख्त तरीन तनकीद और सवालात का सामना करना पड़ा है। भारतीय वज़ीर दिफा ने यह पॉलिसी बयान तो दे दिया, लेकिन फिर न कर पाए, इसका दिफा वो नहीं कर पाए। अपोजिशन के अरकान ने ऑपरेशन सिंदूर, फिर उसके बाद पहलगाम हमले पर के हवाले से जो बुनियादी सवालात उठाए, उसके जवाब में मोदी हुकूमत के पास हमें नज़र आता है कुछ ख़ास कहने को नहीं था। फिर अपोजिशन अरकान की तरफ से राफेल जहाज़ों और सीज़ फायर से मुतालिक भी बेतहाशा सवालात किए गए। बड़े सख्त किस्म के सवालात हैं जो अपोजिशन की तरफ से उठाए गए। इस सूरत हाल का मोदी को पहली बार इस तरह की संजीदा तरीन सूरत हाल का हम सामना करते हुए देख रहे हैं। फिर जिस पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया था, उसी हमले पर वजाहत देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही बीजेपी हुकूमत। अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने इस हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार देते हुए मोदी हुकूमत को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। इस सब के बाद अब यही कहा जा सकता है कि मोदी हुकूमत अपने ही झूठे बयानिए के बोझ तले दब गई है। मीडिया और नैरेटिव बयानिए को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो पाक भारत कशीदगी के दौरान हमने भारत में होते हुए देखा, लेकिन जब आप दुनिया की बड़ी जमहूरियत होते हैं तो पार्लियामान को आपको जवाब देना ही पड़ता है, जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये सारी सूरत हाल मोदी की हुकूमत को भी ख़तरे में डालती है या नहीं, लेकिन उनके बयानिए के हवाले से बहुत बड़े तजादात को खुद ही उनकी पार्लियामान के अंदर, लोकसभा के अंदर इस अंदाज में पॉइंट आउट कर दिया गया है, जो कि बहुत मुश्किल हालात में ले गया है बीजेपी हुकूमत को। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।